अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कोई भी परिंदा रखने से पहले उसके आबाई इलाके, कुदरती माहौल जिसमें वो रहता है और उसकी कुदरती खुराक के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो में फिंच के लिए मटकी, घोंसला, पिंजरा, रोजाना की खुराक, एग फूड, सॉफ्ट फूड, ब्रीडिंग फार्मूला, कैल्शियम, पानी, ग्रीन फूड, ब्रीडिंग टिप्स की तमाम मालूमात मिलेंगी। ज़ेबरा फिंच टीनोपिगिया गुटाटा, ये इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया में तैमूर और लेसर संडा जजीरे पर पाया जाने वाला सबसे आम फिंच है, जिसे ऑस्ट्रेलिया में नीनी और जस्ट निक कट के नाम से भी पुकारा जाता है। ये ऐसे इलाकों में पाया जाता है जहाँ बारिशें ज़्यादा हों और नदी किनारे घास के मैदान हों। ये घास की घाटियों और झाड़ियों में कॉलोनी की शक्ल में घोंसले बनाकर रहते हैं। एक कॉलोनी में 50 से लेकर 300 तक घोंसले हो सकते हैं। इसकी उम्र 5 से 9 साल तक होती है। ये जंगलों में दरख्तों, पौधों और घास के बीज खाते हैं। नर घोंसले की जगह तलाश करके सूखी घास और टहनियों से घोंसला बनाना शुरू करता है। फिर नर जोड़ा बनाने के लिए मादा को घोंसले में आने की दावत देता है। इसकी ब्रीड बहुत फास्ट होती है। ये 2 से 8 अंडे देते हैं। ज़्यादातर 5 से 6 अंडों की एवरेज होती है। पिंजरों में अच्छा पेड़ 6 बच्चे और नॉर्मल 2 से 3 बच्चे निकाल देता है। हैचिंग के 14 से 16 दिन बाद अंडों से बच्चे निकल आते हैं। बच्चे 35 दिन बाद सेल्फ होकर खुद खाना शुरू कर देते हैं। इनके बच्चे घोंसले से निकलने के बाद 10 से 15 दिन तक अपने वालिदैन से फीड लेते रहते हैं। इनमें सबसे अच्छी खूबी ये है कि ये अपने बच्चों के अलावा जो दूसरे ज़ेबरा फिंच के छोटे बच्चे जो घोंसले से निकलकर ज़मीन पर नीचे गिरते हैं उनको भी फीड करवाते हैं। आम नॉर्मल ज़ेबरा फिंच का रेट इस वक्त थोड़ा कम है, जबकि जंबो यानी किंग साइज़ के पेड़ का रेट ज़्यादा है। मेरा आपको मशवरा है कि अगर आप कारोबार के लिए फिंच रख रहे हैं तो किंग साइज़ में रखें। जहां आपने नॉर्मल फिंच के 10 पेड़ लेने हैं वहां आप जंबो साइज़ के 5 ले लें। इंशाल्लाह आपको मुस्तकबिल में उसका रिजल्ट और मुनाफा अच्छा मिलेगा। फिंच के ब्रीडर पेड़ लेने के बजाय 3 से 4 महीने के बच्चे लें, जब उनकी चोंच काली से सुर होने के करीब हो। जब बच्चों की उम्र 6 से 7 महीने के करीब हो तो मटकियाँ, बॉक्स और नेस्टिंग मटीरियल प्रोवाइड करें। ज़ेबरा फिंच में नर और मादा में फ़र्क करना बहुत आसान होता है। दोनों साइज़ में तकरीबन एक जितने, लेकिन नर के गाल के पर नारंगी, गर्दन पर काले रंग का कट, सीना सफ़ेद और चोंच सुर होती है, जबकि मादा की चोंच हल्के ऑरेंज कलर की होती है। ज़ेबरा फिंच बहुत छोटे साइज़ का परिंदा है, लेकिन इसके लिए मटकी का साइज़ छोटा भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए, जिसको ये घोंसला बनाते हुए जल्दी भर ना सकें। आज मैं मटकी बनाने का ऐसा तरीका बताऊंगा जो आज तक किसी ने नहीं बताया होगा। मटकी को आपने 7-8 घंटे के लिए पानी में डुबोकर रखना है। जब ये अच्छी तरह पानी से तर होकर नरम हो जाए तो इसको पानी से निकाल लें। इसके बाद आपको ज़रूरत पड़ेगी किसी नुकीली बड़ी छुरी की या कैंची की। सबसे पहले पेंसिल से मटकी के ऊपर नीचे बराबर के फासले पर निशान लगा लें। फिर छुरी को इस तरह घुमाकर सुराख कर लें। अगर आपके पास छुरी बड़ी है या छोटी है तो फिर कैंची की मदद से इस तरह सुराख कर लें। अगर आप बिजली वाली ड्रिल से सुराख करेंगे तो सुराख और भी आसानी से हो जाएंगे। अगर आप बजरी पैड या लव बर्ड के लिए मटकी बना रहे हैं तो 2-3 सुराख काफ़ी हैं। फिंच गर्मियों में ज़्यादा अच्छी ब्रीड करते हैं। इनकी मटकी हवादार बनाएं तो ज़्यादा बेहतर है। इसके बाद मेन होल के बिल्कुल नीचे आपने सुराख करना है। ये मेरी इजाज़त है। ये तरीका पिछले 10 साल से मैं फिंच, जावा, बजरी, लव बर्ड की कॉलोनी में कामयाबी के साथ इस्तेमाल कर रहा हूँ। मटकी में सुराख करने के बाद अब आपने लकड़ी को सुराख के मुताबिक ब्रीक करना है। स्टिक की लंबाई परिंदों के हिसाब से छोटी बड़ी कर सकते हैं। सुराख में स्टिक लगाकर इस तरह हल्के से ठोक कर फिट कर लें। बजरी और लव बर्ड के लिए कीकर या सख्त किस्म की लकड़ी इस्तेमाल करें। फिंच और जावा के लिए नरम मिल जाए तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप स्टिक की बजाय चौड़ी लकड़ी लगाना चाहते हैं तो वो भी इस तरह बनाकर लगा सकते हैं। ये भी परिंदों के लिए बेहतरीन है। स्टिक या चौड़ी लकड़ी जो आपको बेहतर लगे लगा सकते हैं। कोशिश करें ऐसी मटकी लें जिसका मेन होल थोड़ा सा ऊपर की तरफ हो, क्योंकि ये बड़ा फुर्तीला परिंदा है। जब घोंसले से उड़ता है तो छोटे बच्चे इनके पैरों के साथ चिमट कर बाहर गिरकर एक्सपायर हो जाते हैं। स्टिक को आप इस तरह भी लगा सकते हैं। बज्जीज पैरट ऐसी स्टिक बहुत पसंद करते हैं। टी बनाकर भी लगा सकते हैं और क्रॉस बनाकर भी लगा सकते हैं। जिस तरह आपको बेहतर लगे आप लगा लें। आप अपनी कॉलोनी के हिसाब से इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। घास आप किसी खेत या फसलों की पगडंडियों से ले सकते हैं। घास की लंबाई कम से कम 4 से 6 इंच तक होनी चाहिए। सूखी घास मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर है, वरना हरी घास को 2-3 दिन धूप में रखें। जब इस तरह खुश्क हो जाए तो इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आप नारियल का छिलका भी यूज़ कर सकते हैं। ये भी फिंच के घोंसला बनाने के लिए बेहतरीन चीज़ है। ये आप किसी नारियल बेचने वाले से फ्री में ले सकते हैं। इसको तिनका तिनका करना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए पहले इसको अच्छी तरह खुश्क कर लें। फिर किसी हथौड़ी से आस्ता आस्ता कूट कर नरम कर लें। कूटने से नारियल के छिलके को आप आसानी से अलग कर सकते हैं। तिनकों को जितना ज़्यादा अलग करेंगे उतना फिंच के लिए बेहतर है। इस तरह ये आसानी से इनको अपने घोंसले में ले जा सकेंगे। अब इनको पानी से धोकर धूप में रख के खुश्क कर लें। अगर आपको घास और नारियल का छिलका ना मिले तो आप चावल की फसल की पराली भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पराली को आप कैंची वगैरह से 6 इंच तक लंबा काट लें ताकि फिंच इसको उठाकर आसानी से घोंसले में ले जा सकें।
आप घास भी इस्तेमाल कर लें, नारियल इस्तेमाल कर लें या चावल की पराली, जो आपको आसानी से मिल जाए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपने मटकी के अंदर थोड़ा सा कोपिक्स पाउडर छिड़कना है, ज़्यादा नहीं छिड़कना वरना फिंच और फिंच के बच्चे पाउडर खाकर बीमार हो सकते हैं। बस इतना सा चारों तरफ लगाना है ताकि कीड़े वगैरह इनको तंग ना करें। घास को आपने मटकी या बॉक्स में इस तरह गोल करके नीचे और चारों तरफ रखना है, ज़्यादा नहीं रखना वरना फिंच किसी दूसरी फिंच का बना हुआ घोंसला समझकर इसके अंदर नहीं जाएगी। ये अपना घोंसला खुद तैयार करना ज़्यादा पसंद करते हैं, बाकी घोंसले की सेटिंग ये खुद कर लेंगे। याद रहे मटकी के ऊपर ढक्कन ना हो वरना ये मटकी के अंदर घोंसला बनाने की बजाय ढक्कन के ऊपर नेस्टिंग शुरू कर देते हैं। अगर आपने फिंच से सर्दियों में अच्छी ब्रीड लेनी है तो आपको बगले के पर या कबूतर के पर या मुर्गी का गोश्त बेचने वाले से मुर्गी के परों की ज़रूरत पड़ेगी। परों को आप पानी में उबाल कर साफ़ करके खुश कर लें, थोड़े से इनके घोंसले में रख दें, बाकी केज में रख दें, ये खुद नेस्ट में ले जाएंगी। इससे इनके अंडे गर्म रहेंगे और सर्दी की वजह से ख़राब नहीं होंगे। अब आपका नेस्ट और मटकी बिल्कुल तैयार है। इसके बाद आपने लोहे की तार या टेलीफोन वाली सख्त तार लेना है। तार को मटकी के ऊपर इस तरह बांधना है। अगर आप दीवार से लटकाना चाहते हैं तो तार के सिरों को भी बांध दें, और अगर केज में बांधना है तो तार को ऐसे रहने दें। आप बिजली की तार के अंदर से लोहे की तार या सरिया बांधने वाली तार भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपकी मर्जी है, चाहे मटकी के साथ स्टिक लगाएं या इस तरह की लकड़ी। फिंच और जावा के लिए नरम लकड़ी भी चल जाएगी, लेकिन बजरी, लाबड़ और कॉकटेल के लिए कीकर वगैरह की सख्त लकड़ी इस्तेमाल करें। अगर स्टिक या लकड़ी ठीक तरह से फिट ना हो तो इस तरह की छोटी सी लकड़ी बनाकर साथ फिट कर दें। अब ये अच्छी तरह फिक्स होकर हिलेगी नहीं। तोते मटकी का गोल सुराख ज़्यादा पसंद करते हैं, जबकि फिंच के लिए अगर आप इस तरह का गुंबदनुमा सुराख बनाएंगे तो ज़्यादा बेहतर है, वरना गोल भी ठीक है, लेकिन सुराख बड़ा होना चाहिए ताकि फिंच घोंसला बनाते वक्त तिनकों को मटकी में आसानी से ले जा सकें। वैसे तो ये एक छोटा सा परिंदा है, लेकिन हर वक्त इधर उधर उड़ना पसंद करता है, इसलिए बेहतर है एक पैर के लिए केज की ऊंचाई और चौड़ाई 1.5 हो और लंबाई 2 फुट हो। अगर आप कॉलोनी में रखना चाहते हैं तो 3 पैर के लिए 2.5x2, 5 पैर के लिए 3x3, 7 पैर के लिए 3.5x3, यानी 2 पैर बढ़ाते जाएंगे तो पिंजरा भी आधा फुट बढ़ाते जाएं। इनकी मटकी का रुख इस तरह हो कि इनको अंडों और बच्चों पर बैठा हुआ कोई देख ना सके। अगर आप बाहर की तरफ रुख करके लगाएंगे तो ये किसी को सामने से गुजरता हुआ देखेंगे तो फ़ौरन घोंसले से बाहर आ जाएंगी। खास तौर पर रात को जब ये डर कर बाहर आते हैं तो वापस अंदर नहीं जाते, जिससे इनके अंडे और बच्चे एक्सपायर होने का चांस ज़्यादा होता है। केज में स्टिक हमेशा लकड़ी की लगाएं तो ज़्यादा बेहतर है। लकड़ी की स्टिक फिंच के पाँव पर किसी किस्म का इन्फेक्शन नहीं होने देती। स्टिक 2 लगाएं तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये एक स्टिक से दूसरी स्टिक पर इधर उधर उड़कर जाना ज़्यादा पसंद करते हैं। ज़ेबरा फिंच का बाजार से मिक्स दाना खरीदने से बेहतर है दाना अलग अलग खरीद कर घर में खुद तैयार करें। ये बिल्कुल बारीक दाना खाता है, जिसमें इसका सबसे पसंदीदा दाना बारीक कंगनी है। आपने 1 किलो बारीक कंगनी, 1 पाव मोटी कंगनी जिसे चीना भी कहते हैं, 1 पाव लाल कंगनी, 1 पाव बारीक बाजरा ना भी इस्तेमाल करें तो कोई मसला नहीं, 1 पाव कनेरी सीड, ये दाना मिक्स करके फिंच को हर मौसम में खिला सकते हैं। इसके अलावा गर्मियों में 50 ग्राम खसकास भी मिला सकते हैं। इसकी तासीर ठंडी होती है, ऐसे सिर्फ गर्मियों के मौसम में दाने में मिक्स करके इस्तेमाल करवाना है। और सर्दियों के मौसम में जंबो फिंच के लिए आधा पाव सरसों के बीज भी मिला सकते हैं। 50 ग्राम सफ़ेद या काले तिल, दोनों में से जो मिल जाएं हर किस्म के फिंच को खिला सकते हैं। सर्दियों में आधा पाव सूरजमुखी के बीज भी इसमें शामिल करके खिला सकते हैं, लेकिन इसको किसी ग्राइंडर से ग्राइंड करके दाने में मिक्स करना है। अगर आप डव के लिए दाना बना रहे हैं तो बाजरे की मकदार ज़्यादा रखें, लेकिन अगर फिंच के लिए मिक्स दाना बना रहे हैं तो बारीक कंगनी की मकदार ज़्यादा होनी चाहिए। 1 किलो बारीक कंगनी में 1 पाव मोटी कंगनी, 1 पाव लाल कंगनी, 1 पाव बारीक बाजरा, ये चारों चीज़ें मिक्स करके फिंच को ज़रूर खिलाएं। आप इसमें 1 पाव कनेरी सीड भी मिक्स कर सकते हैं। गर्मियों में 50 ग्राम खसकास मिला दें। अगर आप सर्दियों के लिए दाना तैयार कर रहे हैं तो आधा पाव सरसों के बीज, 50 ग्राम सफ़ेद या काले तिल, इन चीज़ों के अलावा आप आधा पाव सूरजमुखी के बीज भी इसमें मिक्स करके खिला सकते हैं, लेकिन पहले इसे किसी ग्राइंडर से अच्छी तरह ग्राइंड कर लें। जब ये इस तरह बारीक हो जाएं तो दानों में मिक्स कर दें। इससे आपके परिंदे शदीद सर्दी से महफूज रहेंगे। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लें। ये दाना फिंच के लिए सबसे बेहतरीन दाना है। ज़ेबरा फिंच को आप उबला हुआ अंडा ज़रूर खिलाया करें। ये आप डबल रोटी, केक या उबले हुए चावलों में मिक्स करके खिला सकते हैं। चावल रात को भिगो दें, सुबह 2-3 मिनट के लिए उबाल लें। इस तरह चावल चिपचिपे नहीं बनेंगे और परिंदों के लिए भी मुफीद होंगे। अंडे को आपने अच्छी तरह उबाल कर सख्त करना है, फिर इस तरह बारीक करके चावलों में मिक्स करके खिलाना है। ये आप हर मौसम में हफ्ते में 2 दिन अपने फिंच को खिला सकते हैं। ज़्यादातर लोग अंडा डबल रोटी मिक्स करके फिंच को देते हैं।
डबल रोटी का चूरा बनाना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए बेहतर है आप केक या खुश्क केक में अंडा मिक्स करके खिलाएं। फिंच भी खुश्क सॉफ्ट फूड खाना ज़्यादा पसंद करता है और खुश्क केक का चूरा बनाना भी बहुत आसान है। केक को आप इस तरह बिल्कुल ब्रीक कर लें या डबल रोटी और केक दोनों को ऐसे ब्रीक करके इसमें अंडा मिक्स करके खिलाएं। आप केक को कूट कर भी ऐसे ब्रीक कर सकते हैं, ग्राइंडर से ग्राइंड करके भी ब्रीक कर सकते हैं और हाथ से भी, जैसे आपको आसान लगे आप ब्रीक कर लें। फिर इसके बाद इसके अंदर अंडे का चूरा भी इस तरह ब्रीक करके मिक्स कर दें। अगर आपने ज़ेब्रा फिंच से सारा साल ब्रीड लेना है तो ये सॉफ्ट फूड काफ़ी नहीं, आपने इसमें अंडों के छिलकों का पाउडर बनाकर मिक्स करना है। अंडों के छिलके आप किसी बर्गर शवारमे वाली शॉप से फ्री में ले सकते हैं। छिलकों को पानी में उबालकर गर्म पानी से अच्छी तरह धोकर धूप में रख के खुश कर लें, फिर कोट कर पाउडर बना लें। जितना ब्रीक करेंगे उतना अच्छा है। इस पाउडर का आधा चम्मच आपने सॉफ्ट फूड में मिक्स करके खिलाना है। इसका 1 चम्मच ज़ेब्रा फिंच के 10 पेयर के सॉफ्ट फूड के लिए काफ़ी है। इसे आप इस तरह सॉफ्ट फूड के ऊपर छिड़क कर खिला सकते हैं। इसके अलावा समुद्री जाग, जिसे कटल फिश बोन भी कहते हैं, ये भी फिंच के लिए बहुत ज़रूरी है। इसका टुकड़ा भी केज में रख सकते हैं और पाउडर बनाकर भी केज में रख सकते हैं, या फिर इसका पाउडर सॉफ्ट फूड पर छिड़कर फिंच को खिला सकते हैं। ये भी 10 पेयर के लिए कटल फिश बोन का 1 चम्मच काफ़ी है। ये आप सुबह के वक्त से लेकर दोपहर के वक्त तक खिला सकते हैं, शाम को या रात को नहीं खिलाना। कोई भी सॉफ्ट फूड अपने परिंदों को इतना खिलाना है जितना वो 1-2 घंटे में खाकर ख़त्म कर दे। गर्मियों में हफ्ते में 1 से 2 बार थोड़ी मकदार में और सर्दियों में 1 दिन छोड़कर खिला सकते हैं। कोशिश करें अंडे के छिलके और समुद्री जाग यानी कटल फिश बोन का पाउडर बनाकर मिक्स करके रख लें, और जब सॉफ्ट फूड अपने बर्ड को देने लगे तो अपने परिंदों के हिसाब से 1 या 2 चम्मच सॉफ्ट फूड में मिक्स करके अपने परिंदों के हिसाब से उनको खिला सकते हैं। एग फूड के अलावा सॉफ्ट फूड में आप काले चने, साबुत सब्ज़ मूंग और मकई, इसका सॉफ्ट फूड बनाकर फिंच को खिला सकते हैं। काले चने, सब्ज़ मूंग और मकई को मिक्स करके पानी से धो लें। पानी डालकर 1 चम्मच सेब का सिरका भी इसमें शामिल करके रात को पानी में भिगोकर रख दें। सुबह इन दानों से पानी अच्छी तरह निकाल कर खुश्क कर लें। रात को भिगोने से आपके दाने इस कंडीशन में आ जाएंगे। इनको कूट कर ब्रीक कर लें या मैश कर लें या फिर ग्राइंडर से ग्राइंड कर लें, जैसा आपको आसान लगे आप इसको ब्रीक करके फिंच को खिला सकते हैं। ये भी आपने 1 पेयर को 1 चम्मच देना है। इसके अलावा मकई की दूध या नरम छल्ली भी फिंच को खिला सकते हैं। छल्ली के दानों को आप इस तरह उतार लें, ये भी फिंच बहुत शौक से खाते हैं। बहुत ज़्यादा सर्दी में आप इनके दानों में 4000 मछली तेल के कैप्सूल का लिक्विड निकाल कर भी खिला सकते हैं। अगर कैप्सूल ना मिले तो इसकी जगह पर जैतून का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आप सॉफ्ट फूड में भी मिक्स करके खिला सकते हैं और दानों में मिक्स करके भी खिला सकते हैं। मिक्स करने का तरीका यह है कि तकरीबन आधा किलो दानों को हल्की आग पर हल्का सा गर्म कर लें। इसमें 4000 फिश ऑयल के कैप्सूल का लिक्विड निकाल कर मिक्स कर लें। अगर कैप्सूल ना मिले तो जैतून का तेल का 1 चम्मच मिला लें। सर्दियों में परिंदे पर फैलाकर बैठ जाते हैं। फिंच को ज़्यादा सर्दी लगे तो एक्सपायर होने का खतरा होता है, इससे फिंच ज़्यादा सर्दी से महफूज रहेंगे। अब ये दाने दूसरे दानों में मिक्स कर लें। फिंच से लगातार ब्रीड लें तो इसमें कैल्शियम की कमी पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से फिंच 2-3 अच्छी ब्रीड करने के बाद अंडे अनफर्टाइल देना शुरू कर देते हैं। कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए कटल फिश बोन यानी समुद्री जाग को आप साबुत भी केज में रख सकते हैं और पाउडर बनाकर किसी बर्तन में या फिर सॉफ्ट फूड में मिक्स करके भी खिला सकते हैं, जिसका तरीका मैं पहले बता चुका हूँ। इसके अलावा कैल्शियम ब्लॉक को आप बाजार से लेकर पाउडर बनाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर मेरे चैनल पर कैल्शियम ब्लॉक बनाने की वीडियो देखकर घर में खुद तैयार कर सकते हैं। कैल्शियम वाली मट्टी भी बनाकर खिला सकते हैं। ये मट्टी बनाने की वीडियो भी मेरे चैनल पर मौजूद है। इसके अलावा काला नमक भी फिंच के मैदे और हाजमे के लिए बेहद मुफीद है। पिसा हुआ काला नमक, समुद्री जाग, कैल्शियम वाली मट्टी को आप अलग अलग केज में भी रख सकते हैं और तीनों को मिक्स करके भी खिला सकते हैं। और ये मट्टी आप फिंच के अलावा दूसरे परिंदों को भी खिला सकते हैं। पानी आपने दिन में 2 मरतबा ताज़ा और साफ़ देना है। सर्दियों में पानी नीम गर्म और गर्मियों में नॉर्मल देना है। फिंच को आप कैल्शियम पी और वाइल्डलन एम वाला सिरप पानी में मिक्स करके पिला सकते हैं। अक्सर देखने में आया है कि लोग फिंच को कॉलोनियों में रखकर लगातार सारा साल ब्रीड लेते हैं, जिससे फिंच में बहुत से मसाइल पैदा हो जाते हैं। इन सिरप के देने से फिंच के अंडों और बच्चों की तादाद में इजाफा होगा। ये सिरप आपने 1 दिन के वक्फे से देना है, यानी 1 दिन कैल्शियम पी वाला सिरप दे दिया, अगले दिन सादा पानी और उसके अगले दिन वाइल्डलन एम वाला सिरप देना है। 1 पेयर के लिए इतना सिरप काफ़ी है। अगर ज़्यादा पेयर है तो 1 लीटर पानी में आधा चम्मच से भी कम डालकर मिक्स करके देना है। याद रहे आपने 1 दिन कैल्शियम पी और 2 दिन बाद वाइल्डलन एम वाला सिरप देना है। सिरप को मिक्स करने के बाद ये पानी परिंदों के बर्तन में डाल दें। गर्मियों के मौसम में आप ओआरएस के 1 चम्मच 1 लीटर पानी में मिक्स करके ये पानी भी अपने फिंच को पिला सकते हैं। फिंच के लिए ऐसा पानी का बर्तन केज में ज़रूर रखें। गर्मी हो या सर्दी, फिंच नहाना बहुत पसंद करते हैं। नहाने से इनके पानी के बर्तन से पानी खत्म हो जाए तो ये प्यास की वजह से 1 ही दिन में एक्सपायर हो जाते हैं।
कोशिश करें इनके नहाने के लिए ट्रे या कनाली नुमा बर्तन अलग से रखें और पीने के लिए अलग से ऐसा बर्तन रखें। पानी ज़्यादा गहरे बर्तन में नहीं देना, क्योंकि फिंच के बच्चे जब घोंसले से बाहर निकलते हैं तो पानी में गिरकर एक्सपायर हो जाते हैं। सर्दियों में आपने ट्रे में नीम गर्म पानी रखना है और रात को खुला पानी केज में नहीं रखना। खासकर अगर सर्दियों के मौसम में ये रात को गीले हो गए तो सुबह तक एक्सपायर हो सकते हैं। गर्मियों के ग्रीन फूड नोट कर लें, जिसमें सलाद के पत्ते, बंद गोभी के पत्ते, पुदीना के पत्ते, चुकंदर जो फिंच के लिए बहुत मुफीद है। इसके अलावा गर्मियों में गाजर मिल जाए तो वो भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। कद्दू और लौकी दोनों में से जो मिल जाए खिला सकते हैं। इसके अलावा टींडे भी खिला सकते हैं। और खीरा ये फिंच के जिस्म में पानी की कमी को पूरा करता है। और मटर के दाने निकाल कर कूट कर ये भी खिला सकते हैं। रवाई की फलियों के बीज निकाल कर अब ये भी अपने फिंच को खिला सकते हैं। सर्दियों के ग्रीन फूड में आप पालक, मेथी और लहसुन को बारीक करके खिला सकते हैं। इसके अलावा गाजर और चुकंदर सर्दियों में आसानी से मिल जाती है, ये आप कद्दूकश करके खिला सकते हैं। फिंच क्योंकि बहुत छोटे साइज का परिंदा है, इसलिए इन चीज़ों को काटने के लिए आपको इस तरह के छोटे या बड़े कश की ज़रूरत पड़ेगी। तमाम चीज़ों को आप इस तरह बारीक कर लें। एक बात हमेशा याद रखें, एक ही किस्म की सब्ज़ी या फल लगातार अपने फिंच को ना खिलाएं। अगर आप 2-3 चीज़ें मिक्स करके अपने फिंच को खिला रहे हैं तो रोज़ाना खिला सकते हैं। एक जोड़े के लिए 1 चम्मच काफ़ी है। मसलन अगर आपके पास कॉलोनी में 10 जोड़े हैं तो उनके लिए 10 चम्मच काफ़ी हैं। इसी तरह आप सेब भी कश करके खिला सकते हैं। पालक, मेथी, पुदीना की डंडियाँ नहीं खिलाना, सिर्फ पत्तों को बारीक काट कर खिलाना है। इसी तरह आप गोभी और सलाद के पत्तों के भी कश नहीं कर सकते तो उनको छुरी से जितना मुमकिन हो सके बारीक करके खिलाएं। लोबिया के बीज निकाल कर खिलाएं और मटर के दाने निकाल कर कूट कर बारीक करके खिलाएं। मटर भी फिंच बहुत शौक से खाते हैं। अगर आपके फिंच ये सब नहीं खा रहे तो बाजार से खुश केक या रस लेकर उसका चूरा बनाकर उसमें मिक्स करके दें, या बिस्कुट का चूरा बनाकर वो भी इसमें मिक्स कर सकते हैं। ये फिंच के लिए बेहतरीन ग्रीन फूड है। ये आप एक दिन के वक्फे से अपने फिंच को खिला सकते हैं। एक पेड़ के लिए इतनी मकदार काफ़ी है। इसके अलावा ग्रीन फूड में आप बाजरे और गंदम का स्प्राउट बनाकर भी खिला सकते हैं, जिसकी वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है। एक बात का हमेशा ख्याल रखें, अगर आपने फिंच की कॉलोनी बनाई है तो जब सारे पेड़ नेस्टिंग कर लें तो नेस्टिंग मटेरियल कॉलोनी में ना रखें, क्योंकि ये नेस्टिंग करने के बहुत शौकीन होते हैं और अपने अंडों और बच्चों के ऊपर घोंसला बनाना शुरू कर देते हैं, जिससे इनके अंडे और बच्चे एक्सपायर होने का खतरा होता है। अगर आप केज से घास बिल्कुल ख़त्म कर देंगे तो ये एक दूसरे के घोंसले से घास खींचते हैं, जिससे इनके अंडे और बच्चे घोंसले से बाहर गिरकर एक्सपायर होने का खतरा होता है। इसलिए जिन मटकियों में घास नहीं उनमें खुद रख दें, बाकी घास वगैरह उठा लें। ज़ेबरा फिंच इंसानों से दूर रहना पसंद करती हैं, इसलिए इसका पिंजरा ऐसी जगह रखें जहां इंसानों की आमदरफ्त कम से कम हो। कोई कुत्ता बिल्ली पिंजरे के पास ना हो, वरना ये ब्रीड नहीं करेंगे। अगर इंसानों के गुजरने की जगह रखना है तो चारों तरफ ग्रीन शीट लगा दें। कोई धागा या कोई ऐसा कपड़ा या बोरी जिसके धागे निकलते हों वो केज के पास ना हो, क्योंकि धागा इनके या इनके बच्चों के गलों में फंस सकता है। कॉलोनी में ज़ेबरा फिंच ज़्यादा अच्छी ब्रीड करते हैं, क्योंकि ये एक दूसरे के साथ खेलने में और इधर उधर उड़ने में मगन रहते हैं। पिंजरे के बाहर क्या हो रहा है इकट्ठा रहने से ज़्यादा ध्यान नहीं देते और डरते भी बहुत कम है। पिंजरे को हवादार और खुली जगह पर रखें। पिंजरा ऐसी जगह रखें जहां सुबह के वक्त ठंडी धूप 1-2 घंटे के लिए इनको लगे, और अगर पिंजरा ऐसी जगह है जहां शाम की ठंडी धूप 1-2 घंटे के लिए आती हो तो भी ठीक है। पिंजरे को आपने तेज़ धूप और ज़्यादा गर्म जगह पर नहीं रखना। बहुत ज़्यादा सर्दी के मौसम में आपने कॉलोनी या केज या फिर जिस कमरे में फिंच रखे हैं उसमें बल्ब या गर्म हीटर ज़रूर लगाना है। जब मादा अंडों पर बैठती है तो नर किसी दूसरी मादी से भी मीटिंग कर लेता है, लेकिन ऐसा बहुत कम देखने में आया है कि ये अपने जोड़े का साथ छोड़कर किसी दूसरे के साथ घर बसाएं। ये बहुत कम बीमार होती हैं। आपने इनको सर्दी से बचाना है, और सर्दी की वजह से नज़ला और ज़ुकाम की बीमारी आती है, जिसके लिए पिंजरे को सर्दियों में ढांप कर रखें और गर्म खुराकें जो मैं बता चुका हूँ वो खिलाएं। पिंजरे की सफाई ना करने की वजह से रेड माइट्स पैदा हो जाते हैं, जो इनके जिस्म पर चिमड़ कर इनका खून चूसते हैं, जिसकी वजह से ये अपने परों को खुजाते रहते हैं। हमेशा पिंजरे की सफाई रखें। पिंजरे के इर्द गिर्द कोपिक्स पाउडर का छिड़काव किया करें, ताकि कीड़े मकोड़े इनके बच्चों को नुकसान ना पहुंचाएं। कोपिक्स पाउडर को आप पिंजरे के अंदर ज़्यादा ना छिड़कें, वरना ये पाउडर खा लेती हैं, जिससे ये बीमार हो जाती हैं। इनकी चोंच पर नाक के करीब खुश्की जमा हो जाती है, जो असल में कीड़े होते हैं, जो मेडिसिन लगाने से ठीक हो जाते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से काफ़ी मालूमात मिली होगी। जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके घंटी का बटन प्रेस करके ऑल कर दें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, इस वीडियो में स्टार फिंच के बारे में मुकम्मल तफसील से बताया गया है। स्टार फिंच को रेड फेस फिंच, रेड टेल फिंच, रेड फेस ग्रास फिंच, रेड फेस फेयर टेल और रॉफी कौडा फिंच भी कहा जाता है।
स्टार फिंच का आबाई इलाका शुमाली ऑस्ट्रेलिया और शुमाली क्वींसलैंड है। स्टार फिंच एक क्लच में 4 से 6 अंडे देते हैं। अंडों से तकरीबन 14 से 16 दिन बाद बच्चे भी निकल आते हैं। बच्चे 1 माह बाद सेल्फ होकर घोंसले से बाहर आ जाते हैं। बच्चों का कलर 4 माह तक सरमई सा होता है। 4 माह बाद पहला मोल्ड क्लियर करके इनके कलर वाजा होने लगते हैं और 8 माह बाद मुकम्मल अडल्ट नजर आने लगते हैं। इनकी औसत उम्र 7 से 8 साल तक होती है। कुछ पेयर तो अपने बच्चे अच्छे से पाल लेते हैं, लेकिन कुछ अपने बच्चे अच्छे से नहीं पालते। उन पेयर के अंडे फोस्टर करने के लिए आपको बंगलाइज फिंच रखना पड़ती हैं। स्टार फिंच के चेहरे और दुम का कलर सुर्ख, जिस्म पर छोटे छोटे सितारानुमा सफेद कलर के दायरे और बाकी जिस्म हल्के पीले और सब्जी मायल रंग का होता है। ब्रीडर्स की वर्किंग की वजह से अब कॉमन स्टार फिंच की बहुत सी इमिटेशन बन चुकी हैं, जिनमें ब्लू स्टार फिंच, येलो बॉर्डेड स्टार फिंच या लटीनो स्टार फिंच, येलो हेडेड, पेस्टल येलो हेडेड, सैनामन, फोन, एजाबेल और पाइड स्टार फिंच शामिल हैं। जंगलों में तो स्टार फिंच घास के पत्ते और उसके बीज, दरख्तों और झाड़ियों के पत्ते और कीड़े मकोड़े वगैरह खाते हैं, लेकिन घरों में हम इसे सीड मिक्स, ग्रीन फूड और एग फूड के साथ साथ मेल वर्म वगैरह भी खिला सकते हैं। स्टार फिंच के बच्चे जब 5 से 6 माह से ज्यादा उम्र के हों तो उनमें मेल और फीमेल की पहचान करना आसान होता है। मेल के चेहरे पर सुर्ख या ऑरेंज कलर सर के ऊपर से लेकर गर्दन तक फैला हुआ और वाज़ा तौर पर नजर आता है। मेल गर्दन उठाकर और पर फैलाकर सिंगिंग करता है, जबकि फीमेल चू चू करती है। मेल की तरह सिंगिंग नहीं करती। फीमेल के चेहरे पर सुर्ख कलर मेल की निस्बत थोड़ा होगा और जिस्म का रंग भी मेल की निस्बत मध्यम सा होगा। आप इनको देखकर आसानी से मेल और फीमेल की पहचान कर सकते हैं। आजकल गोल्डियन फिंच का ट्रेंड चला हुआ है। वैसे तो गोल्डियन फिंच भी बहुत खूबसूरत परिंदा है, लेकिन बहुत नाजुक है। अगर आपने गोल्डियन फिंच के 1-2 पेयर शौक के लिए रखना है तो उसके लिए आपको गोल्डियन फिंच की बीमारियों और उनके इलाज के बारे में इल्म होना चाहिए। और गोल्डियन फिंच के सिर्फ 2-3 पेयर रखने के लिए आपको 10-12 हज़ार की मेडिसिन भी साथ लेना पड़ेगी। जबकि स्टार फिंच सख्त जान परिंदा है और इनसे ब्रीड लेना भी दूसरी फिंचों की निस्बत आसान होता है। अगर आप कारोबार के लिहाज से देखें तो इस वक्त कॉमन स्टार फिंच के एक ब्रीडर पेयर की कीमत 10 से 12 हज़ार, येलो स्टार फिंच और ब्लू स्टार फिंच के एक ब्रीडर पेयर की कीमत कम से कम 30 से 40 हज़ार तक है। अगर आप एक पेयर से साल में 4 क्लच भी लेते हैं और हर क्लच में 3 बच्चे भी होते हैं तो एक साल में एक पेयर से 12 बच्चे आसानी से हासिल कर सकते हैं, जिनको बड़ा करके पेयर बनाकर बेचें तो आप काफी मुनाफा हासिल कर सकते हैं। जंगलों में तो स्टार फिंच अपना घोंसला घनी झाड़ियों के अंदर सूखी घास वगैरह से बनाते हैं। घोंसले की शक्ल गोल होती है और उसमें दाखिले का छोटा सा रास्ता होता है, लेकिन पिंजरों के अंदर इसका घोंसला बनाने के लिए परिंदों की शाप से इस तरह की मूंज की घास लेकर 6 से 8 इंच तक लंबा काट कर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये घास ना मिले तो किसी रंग रोगन वाली शाप से रंग करने वाली मूंज की कुची लेकर उसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा नारियल के छिलके को कूट कर उसको तिनका तिनका कर लें और पानी से अच्छी तरह धोने के बाद नीम के पत्तों को पानी में उबाल कर उस पानी में नारियल के छिलकों को डिप करने के बाद खुश्क करके इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा किसी खेत वगैरह से इस तरह की घास लेकर अच्छी तरह धोने के बाद खुश्क करके 6 से 8 इंच तक लंबा काट कर इस्तेमाल कर सकते हैं। घोंसला बनाने के लिए इस तरह का 6x6 का बॉक्स लें। बॉक्स के अंदर कोपक्स पाउडर डालकर घास को अच्छी तरह बॉक्स के चारों तरफ रखकर घोंसला बना दें। स्टार फिंच अपना घोंसला दूसरी फिंचों की तरह ज्यादा खूबसूरत नहीं बनाती, बल्कि तिनका तिनका करके रखती जाती है और दाखिले के लिए छोटा सा रास्ता छोड़ती है। कोशिश करें खुद अच्छी तरह घोंसले की सेटिंग करें, बाकी घास केज के अंदर रख दें ताकि स्टार फिंच घोंसले की सेटिंग अपनी मर्जी से कर सकें। बॉक्स को केज के अंदर लगाएं तो स्टार फिंच ज्यादा सिक्योर महसूस करते हैं। या फिर आप इस तरह की गोल बास्केट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस केज में स्टार फिंच से ब्रीड लेनी है पहले 5-6 दिन उस केज में उनका पेड़ छोड़ दें। जब फिंच केज में सेट हो जाए तो फिर बॉक्स लगाएं। याद रहे बॉक्स आपने 1.5 साल की उम्र के बाद ही लगाना है। अगर आप 1.5 साल की उम्र से कम उम्र के पेड़ से ब्रीड लेंगे तो स्टार फिंच अंडे अनफर्टाइल देते हैं, जिससे इनकी सेहत भी खराब होती है और अनफर्टाइल अंडों का फायदा भी नहीं। स्टार फिंच के एक पेड़ के लिए केज की लंबाई 2 फुट और चौड़ाई कम से कम 1.5 फुट तक होनी चाहिए। स्टार फिंच को दूसरी फिंचों के साथ भी रख सकते हैं, लेकिन कॉलोनी का साइज कम से कम 5x5 या 6-7 फुट तक होना चाहिए। अगर छोटी कॉलोनी में मिक्स फिंच रखेंगे तो स्टार फिंच की मादा जब ब्रीडिंग पर आती है तो अपने घोंसले के पास किसी दूसरी फिंच को बैठने नहीं देती। एग्रेसिव होकर दूसरी फिंचों को मारती रहती है, जिसकी वजह से अपने अंडे भी ठीक से हैच नहीं करती। अगर आपके पास 3x2 फुट का केज है तो आप उसमें 2 से 3 स्टार फिंच के पेड़ इकट्ठे रख के भी ब्रीड ले सकते हैं। जंगलों में स्टार फिंच घनी झाड़ियों में घोंसला बनाता है और हर वक्त इधर उधर उड़ना पसंद करता है, इसलिए कोशिश करें केज में 3 से 4 स्टिक जरूर लगाएं ताकि ये केज में भी अच्छे से उड़ता फिरे।
स्टिक हमेशा लकड़ी की इस्तेमाल करें जिसकी मोटाई उंगली के बराबर या उंगली से कम हो। कोशिश करें स्टिक दाने पानी के ऊपर न लगाएं, वरना इनके बीठे दाने या पानी में गिरेंगी, जिनको खाने से ये बीमार हो सकते हैं। केज ऐसी जगह रखें जहां सुबह या शाम की ठंडी धूप 1-2 घंटे के लिए इनको लगे। धूप लगने से स्टारफिंच के कलर खूबसूरत और चमकदार होते हैं और ब्रीड भी बहुत अच्छी करते हैं। अगर धूप नहीं लगती तो कोशिश करें इनके केज में सूरज की रोशनी लाजमी जाती हो। गर्मियों की तेज धूप और गर्म हवा से इनको बचा के रखें। अगर स्टारफिंच को इंडोर कमरे में रखें जहां धूप या सूरज की रोशनी ना लगे तो इनके कलर मध्यम होने लगते हैं और ब्रीड भी अच्छी नहीं करते। स्टारफिंच दाना बहुत कम खाता है। 5 किलो सीड मिक्स स्टारफिंच के 2 से 3 पेयर के लिए पूरे साल के लिए काफी है। सीड मिक्स तैयार करने के लिए बाजार से दाना अलग अलग लेकर खुद सीड मिक्स तैयार करें तो ज्यादा बेहतर है। सीड मिक्स तैयार करने का आसान सा तरीका यह है कि आप 1 किलो मोटी कंगनी जिसे चीना कहते हैं वो ले लें, 1 किलो पीली बरीक कंगनी, 1 किलो सुरख बरीक कंगनी और 1 किलो कनेरी सीड। ये चारों चीजें बराबर मकदार में 1-1 किलो लेकर मिक्स कर लें। अगर आप चाहें तो तमाम चीजें आधा किलो या 1-1 पाव या जितना दाना आपने तैयार करना है चारों दानों को बराबर मकदार में लेकर मिक्स कर लें। अगर आप चाहें तो सर्दियों के मौसम में इसमें 50 ग्राम सफेद या काले तिल भी शामिल कर सकते हैं। सीड मिक्स और पानी केज में हर वक्त मौजूद हो, केज से कभी खत्म ना होने दें। स्टारफिंच के लिए बेहतर है आप इस तरह का दाने का बर्तन इस्तेमाल करें। 1 पेयर के लिए इस बर्तन को दाने से भरकर केज के साथ लगा दें तो 6-7 दिन केज से दाना खत्म नहीं होगा। स्टारफिंच जितनी चोंच मारेंगे दाना उतना ही निकलेगा, बाकी दाना जाया नहीं होगा। आपको सिर्फ रोजाना पानी तब्दील करना पड़ेगा और पानी खुले बर्तन में दें ताकि फिंच पानी पीने के साथ साथ आसानी से नहा भी सकें। सीड मिक्स के अलावा ग्रीन फूड, स्प्राउट और एग फूड 1 दिन के वक्फे से खिलाते रहा करें। अच्छा, यहाँ मैं एक बात ऐड करता चलूं, बहुत से नए शौकीन मेरी वीडियो देखकर कमेंट कर रहे होते हैं कि आप अपनी वीडियो में परिंदों को खिलाने के लिए इतनी ज्यादा चीजें बता देते हैं, इतनी तो हम खुद भी नहीं खाते, अपने परिंदों को कैसे खिलाएं। तो उनको मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि इतनी चीजें इकट्ठी कोई भी नहीं खिलाता। मैं भी वही चीजें खिलाता हूँ जो आसानी से मिल जाती हैं। वीडियो में बताने का मकसद ये होता है कि आपके इल्म में हो कि कौन से परिंदों को क्या क्या और किस तरह से खिलाना है। स्टारफिंच जंगलों में तो घास के पत्ते और उसके बीज, दरख्तों और झाड़ियों के पत्ते वगैरह खाते रहते हैं। घरों में भी स्टारफिंच को ग्रीन फूड लाजमी देना चाहिए। फिंचों की तमाम नस्लों में स्टारफिंच सबसे ज्यादा ग्रीन फूड खाना पसंद करती है। ग्रीन फूड में आप मोरिंगा के पत्ते, पुदीना के पत्ते, लूसन के पत्ते, मेथी के पत्ते, सलाद के पत्ते, पालक के पत्ते और नीम के दरख्त के पत्ते खिला सकते हैं। इन पत्तों को पानी से अच्छी तरह धोने के बाद छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर साफ बर्तन में डालकर केज में रख दें। आप 2-3 किस्म के पत्ते मिक्स करके भी खिला सकते हैं। अगर आप साबुत पत्ते केज में रखेंगे तो ये खाते कम और बॉक्स में नेस्टिंग के लिए ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। इन पत्तों के अलावा मुख्तलिफ किस्म की सब्जियां भी स्टारफिंच को खिला सकते हैं, लेकिन सब्जियां कम ही खिलाएं तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि सब्जियां अगर ज्यादा देर केज में पड़ी रहें तो सब्जियों को फंगस बहुत जल्द लगती है, जिनको खाने से स्टारफिंच बीमार हो सकते हैं। अगर सब्जियां खिलानी ही हैं तो गर्मियों के मौसम में कद्दू और टिंडे कश करके खिला सकते हैं। इसके अलावा चुकंदर या गाजर को कश करके अलग से भी खिला सकते हैं और एग फूड के अंदर मिक्स करके भी खिला सकते हैं। ग्रीन फूड में स्टारफिंच की सबसे पसंदीदा चीज स्प्राउट है। स्टारफिंच के लिए हमेशा बारीक दानों का स्प्राउट तैयार करें। स्प्राउट बनाने के लिए साबुत सब्ज मूंग, बाजरा और गंदम, इन 3 चीजों को बराबर मकदार में लेकर पानी से अच्छी तरह धोने के बाद ताज़ा पानी डालकर 1 चम्मच सेब का सिरका शामिल कर दें और इन दानों को 6 से 7 घंटे तक पानी में भिगोकर रख दें। इसके बाद आपको चाहिए जालीदार छाबी या कोई भी हवादार बर्तन और तकरीबन 1 गज कपड़ा। कपड़े को अच्छी तरह धोने के बाद पानी से भिगोकर छाबी के ऊपर बिछा दें। इसके ऊपर भीगे हुए दानों की बारीक तह लगा दें। फिर 1 चम्मच सेब का सिरका दानों पर छिड़क दें और गीले कपड़े से दानों को ढांप कर रख दें। दानों को मुकम्मल तौर पर कपड़े से ढांपना है, वरना मच्छर और मक्खियां दानों पर बैठकर दाने खराब कर देंगी। फिर इन दानों को किसी कमरे में सायादार जगह पर रख दें। इसके बाद आपने रोजाना सुबह और शाम दानों पर और कपड़े पर पानी का छिड़काव करना है। जिस पानी का दानों पर छिड़काव किया करें उसमें 1 चम्मच सेब का सिरका भी शामिल कर लें ताकि दानों को फंगस ना लगे। 2 से 3 दिन बाद दानों के स्प्राउट बनना शुरू हो जाएंगे। आपके फिंच एक दिन में जितना स्प्राउट खाते हैं उतना स्प्राउट निकाल कर फिंच के केज में रख दिया करें और बाकी स्प्राउट पर पानी डालकर गीले कपड़े से ढांप कर रख दिया करें। छाबी के नीचे बर्तन में पानी मौजूद रखें ताकि स्प्राउट की जड़ों को नमी मिलती रहे। याद रहे स्प्राउट आपने इतना बनाना है जितना फिंच 5-6 दिन में खाकर खत्म कर दें। 5-6 दिन बाद स्प्राउट में फंगस लगना शुरू हो जाता है, जिसको खाने से फिंच बीमार हो सकते हैं। स्प्राउट आप अपने परिंदों को हफ्ते में 2 से 3 दिन जरूर खिलाया करें।
अगर लगातार खिलाना है तो फिर स्प्राउट के साथ लूसन, मेथी, सलाद के पत्ते वगैरह मिक्स करके खिलाया करें। कोशिश करें हफ्ते में एक दिन लूसन, एक दिन पुदीना के पत्ते, एक दिन सलाद के पत्ते, यानी हर रोज बदल बदल कर अपने परिंदों को ग्रीन फूड खिलाया करें। स्टार फिंच के लिए बाजार से कैल्शियम वाली ग्रेड लेकर या फिर कैल्शियम ब्लॉक को कूट कर उसका पाउडर बनाकर किसी बर्तन में डालकर केज में जरूर रखा करें, या फिर समुद्री जाग का टुकड़ा भी केज में रख सकते हैं। हो सके तो कैल्शियम ब्लॉक में कटल बोन, जिसे समुद्री जाग कहते हैं, उसका पाउडर बनाकर उसमें मिक्स कर दिया करें। और अंडों के छिलकों को पानी में उबालकर धूप में रख के खुश करके छिलकों को ग्राइंड करके या फिर कूट कर पाउडर बनाकर इसमें मिक्स कर दिया करें। अगर आप चाहें तो अंडों के छिलके का पाउडर, समुद्री जाग, पिसा हुआ काला नमक और मोरिंगा, कलवंजी, सौंफ, अजवाइन, मेथी बीज का पाउडर, ये चारों चीजें बराबर मकदार में लेकर मिक्स करके खिला सकते हैं। या फिर मेरे चैनल पर कैल्शियम ब्लॉक वाली मिट्टी तैयार करने की वीडियो मौजूद है, वो देखकर मिट्टी तैयार कर लें। स्टार फिंच जंगलों में कीड़े मकोड़े खाता है, लेकिन हम केज में उसे मेल वर्म या झींगे का पाउडर खिला सकते हैं, जिसको खाने से इसकी सेहत भी अच्छी रहेगी और ब्रीड भी अच्छी करेंगे। स्टार फिंच के लिए सर्दियों के मौसम में रोजाना और गर्मियों के मौसम में हफ्ते में 2 दिन एग फूड जरूर खिलाया करें और बच्चों वाले पेड़ को रोजाना खिलाया करें। एग फूड ब्रीडिंग सीजन में इनके बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। एग फूड तैयार करने के लिए पानी में 1 चुटकी नमक शामिल करके अंडे को 10 मिनट तक अच्छी तरह बाल कर सख्त कर लें, ताकि अंडे का छिलका आसानी से उतर जाए। फिर रास को चूरा करके या डबल रोटी को चूरा करके इसमें शामिल कर दें। अगर आप ग्रीन फूड अलग से नहीं खिला रहे या कम खिला रहे हैं तो एग फूड में चुकंदर या गाजर को कश करके मिला सकते हैं। और अगर कैल्शियम अलग से नहीं खिला रहे तो इसी एग फूड में समुद्री जाग का पाउडर और थोड़ा सा मोरिंगा का पाउडर छिड़कर खिला सकते हैं। याद रहे, आपने सॉफ्ट फूड इतना देना है जितना फिंच 5-6 घंटे में खाकर खत्म कर दें। ज्यादा देने से इसमें फंगस लग सकती है। अगर आप चाहें तो उबले हुए चावल में अंडा मिक्स करके भी खिला सकते हैं। चावलों को आपने रात पानी में भिगोकर रखना है। इसके बाद 2-3 मिनट के लिए थोड़ा सा उबालना है, ज्यादा नहीं उबालना, बस इतना उबालें कि चावल हल्के हल्के कच्चे रह जाएं। फिर चावलों से अच्छी तरह पानी निकाल कर 3 से 4 मिनट के लिए हवा लगाकर खुश कर लें। फिर इसमें अंडा कश करके मिला दें। यह एग फूड स्टार फिंच और तमाम बंगलाइज फिंच जिनके नीचे आपने स्टार फिंच के अंडे बच्चे फोस्टर किए हुए हैं, उन तमाम के केज में रख दें। स्टार फिंच अपने घोंसले में ज्यादा छेड़छाड़ पसंद नहीं करते, इसलिए जब ये अंडे देना स्टार्ट करें तो इनको तंग ना करें। आमतौर पर स्टार फिंच 4 से 6 अंडे देती है। जब दूसरा या तीसरा अंडा दें तो स्टार फिंच के अंडे उठाकर बंगलाइज के नीचे रखते जाएं और जितने अंडे स्टार फिंच से उठाएं उनकी जगह पर उतने ही खराब अंडे निशान लगाकर या फिर बाजार से फिंच के प्लास्टिक के डम्मी एग मिलते हैं, वो लेकर स्टार फिंच के नीचे रखते जाएं। या फिर बंगलाइज फिंच के वो अंडे जिनसे आपने बच्चे नहीं निकलवाने, उनको निशान लगाकर स्टार फिंच के नीचे रखते जाएं। जब स्टार फिंच अंडे दे रही हो तो अगर आप रोजाना उसका अंडा उठाएंगे और उनका घोंसला खाली करेंगे तो एकदम से अपना घोंसला खाली देकर स्टार फिंच स्ट्रेस में आ जाती हैं और अंडे देना बंद कर सकती हैं। इसलिए खराब या डम्मी एग स्टार फिंच के नीचे जरूर रखा करें। जब स्टार फिंच अपना क्लच पूरा करके अंडे देना बंद कर दें तो 10-12 दिन तक खराब अंडों को उनके बॉक्स में ही रहने दें ताकि उनको रेस्ट मिल सके। 10-12 दिन बाद सारे अंडे उठा लिया करें ताकि स्टार फिंच दोबारा अंडे देना स्टार्ट कर दें। स्टार फिंच के एक पेयर के अंडे फोस्टर करने के लिए बंगलाइज फिंच के कम से कम 4 से 5 अडल्ट पेयर साथ रखना जरूरी है। स्टार फिंच से 1.5 साल की उम्र के बाद ब्रीड लेना स्टार्ट करें तो बहुत अच्छी ब्रीड करते हैं और 5 से 6 साल की उम्र तक ब्रीड करते रहते हैं। स्टार फिंच के बच्चे 25 से 30 दिन बाद घोंसले से बाहर आ जाते हैं। बच्चों को घोंसले से निकलने के बाद 20 से 25 दिन तक वालिदैन के साथ या जिन बंगलाइज फिंच ने बच्चे पाले हों उनके साथ रहने दें ताकि स्टार फिंच खाना पीना और नहाना वगैरह सीख लें। फिर बच्चों को किसी खुले केज में जिसकी लंबाई कम से कम 4 फुट हो ऐसे केज में छोड़ें ताकि ये अच्छी तरह उड़ सकें, जिससे ये सेहतमंद रहेंगे। जब 1.5 साल बाद ब्रीड के काबिल हों तो मेल फीमेल जोड़े बनाकर केज भी केज करके ब्रीड लिया करें। स्टार फिंच के लिए बेहतरीन टेम्परेचर 20 से 32 तक होता है। बहुत ज्यादा सर्दी से इनको बचा कर रखना है। सर्दियों में डायरेक्ट ठंडी हवा से इनको लाजमी बचा कर रखें। कोशिश करें सर्दियों के मौसम में शेड को प्लास्टिक कागज से ढांप कर रखें। गर्मियों के मौसम में कोई पंखा या एयर कूलर लगा कर रखें, लेकिन एयर कूलर की तेज और ठंडी हवा डायरेक्ट फिंच को ना लगे। अगर परिंदे छत पर रखे हैं तो गर्मियों के मौसम में जिस तरफ से दोपहर की गर्म हवा और तेज धूप आती हो उस तरफ से कोई ग्रीन शीट या कोई कपड़ा लगा दें ताकि परिंदे गर्म हवा से बच सकें। इनके नाखनों का खास ख्याल रखा करें क्योंकि इनके नाखन बहुत जल्द बढ़ते हैं। बाज दफा जिन पेड़ ने बच्चे दिए हों जब वो घोंसले से उड़ते हैं तो बच्चे इनके नाखनों के साथ फंस कर घोंसले से बाहर गिर जाते हैं, जिसकी वजह से इनके बच्चे एक्सपायर हो सकते हैं।
इनके नाखून किसी बंद कमरे या किसी बंद शेड में काटें। अगर खुली जगह नाखून काटेंगे तो ये हाथ से छूटकर उड़ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल का बटन पसंद है और आपके घर में कोई बागीचा है और आप चाहते हैं कि आपके घर के किसी कोने से परिंदों की सुरीली और पुरसुकून आवाज़ आपके कानों तक पहुंचे, तो स्ट्रॉबेरी फिंच एक मौजू और बेहतरीन परिंदा है। इसकी मादा की आवाज़ मध्यम जबकि नर की आवाज़ तेज़ होती है। स्ट्रॉबेरी फिंच एशियाई ममालिक में आसानी से मिल जाता है और इन ममालिक में इसकी कीमत भी बहुत कम है। पाकिस्तान में इस परिंदे को लाल या फिर सुर्ख, फॉरेन कंट्री में स्ट्रॉबेरी फिंच और रेड मोनिया के नाम से पुकारते हैं। भारत के इलाके अहमदाबाद और गुजरात में कसीर तादाद में पाए जाने की वजह से इस परिंदे को आवा दावट, आमा दावा या आवा दावा के नाम से पुकारते हैं। ये पाकिस्तान और भारत समेत जनूबी एशिया के दीगर ममालिक में जरखेज घास वाले मैदानी इलाकों में पाया जाता है, जहां पानी के करीब लंबी लंबी घास वाफर मकदार में मौजूद हो। इसका साइज सर से दुम तक 3 से 4 इंच तक होता है और वजन तकरीबन 9 ग्राम होता है। स्ट्रॉबेरी फिंच की सुरीली आवाज़ और खूबसूरत रंग की वजह से इसे मकामी इलाकों से पकड़कर इसको बहुत बड़ी तादाद में दूसरे ममालिक में फरोख्त किया गया, जिसकी वजह से अब यह परिंदा इन इलाकों से तकरीबन नापैद हो चुका है। जंगलों में ये घास के बीज, पौधों की जड़ें, दरख्तों के पत्ते और मिट्टी, इसके अलावा बिल्कुल छोटे छोटे सुंडी नुमा कीड़े, दीमक, मेलवर्म और चींटियाँ भी खाता है। स्ट्रॉबेरी फिंच 8 माह की उम्र में अडल्ट होते हैं और सावन के महीने में ब्रीड शुरू करते हैं। ये 4 से 6 अंडे देते हैं। हैचिंग के 12 से 14 दिन बाद अंडों से बच्चे निकल आते हैं। बच्चों का कलर ब्राउन होता है। जैसे जैसे मादा बड़ी होती है तो उसके जिस्म पर सफ़ेद रंग के धब्बे ज़ाहिर होना शुरू हो जाते हैं और नर का जिस्म सुर्ख होना शुरू हो जाता है। सर्दियों के मौसम के आगाज़ से अप्रैल के महीने तक इनकी चोंच गहरे स्याह रंग में तब्दील हो जाती है और परों का रंग भी काला होने लगता है। और गर्मियों के मौसम में इनकी चोंच शुरू हो जाती है। रंग बदलने की ये खूबी इनमें हैरान कुन है। इसकी उम्र तकरीबन 7 से 10 साल तक होती है। वैसे तो ये बहुत पुरसुकून परिंदा है, लेकिन ब्रीडिंग के वक्त जारहाना मिजाज के हो जाते हैं। इसके इसी मिजाज की वजह से इससे पिंजरों में ब्रीड लेना बहुत मुश्किल काम है। इनसे ब्रीड लेने के लिए बहुत सी एहतियाती तदाबीर पर अमल करना पड़ता है। ये बहुत ही गैरतमंद परिंदा है। अगर इसकी मादा के पास कोई दूसरा नर आने की कोशिश करे तो दोनों नरों के दरमियान बहुत लड़ाई होती है। नर अपनी मादा के साथ कभी नहीं छोड़ता। इस परिंदे की इसी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाते हुए पहले वक्तों में लाहौर, अमृतसर और दिल्ली के इलाकों में इन परिंदों के लड़ाई के मुकाबले करवाए जाते थे। मुकाबले का तरीका ये था कि शौकीन लोग 2 ऐसे नर मुकाबले में लाते जिनको किसी मादा के साथ ना रखा गया हो और उनको खूब खिला पिला कर बड़ा किया गया हो। दोनों नरों के दरमियान एक खूबसूरत और जवान मादा रख दी जाती, जिससे दोनों नर मादा के दीवाने हो जाते। फिर दोनों नर मादा हासिल करने के लिए आपस में लड़ते। ये लड़ाई तब तक जारी रहती जब तक दोनों में से एक जीत ना जाता। स्ट्रॉबेरी फिंच में नर और मादा की पहचान करना बहुत आसान है। जब नर बच्चा होता है तो परों का कलर ग्रे होता है। जब अडल्ट होता है तो नर के सार, चोंच और सीने का कलर सुर्ख, जबकि परों और दुम का कलर ब्लैक हो जाता है। परों और सीने पर सफ़ेद रंग के डॉट यानी धब्बे बन जाते हैं, जिसकी वजह से नर बहुत खूबसूरत लगता है। मादा के परों और गर्दन के नीचे का कलर ग्रे होता है और सीना हल्के ऑरेंज कलर का होता है और परों के साथ हल्के सफ़ेद कलर के डॉट होते हैं। हर किस्म के परिंदे की खुराक, पिंजरे का साइज़, रहन सहन का तरीका दूसरी नस्ल के परिंदों से मुख्तलिफ होता है। इसलिए ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें, आपको बहुत मुफीद मालूमात मिलेंगी। वीडियो को लाइक और कमेंट करके अपनी राय का इज़हार भी ज़रूर किया करें। स्ट्रॉबेरी फिंच जंगलों में तो मुख्तलिफ किस्म के घास के बीज, दरख्तों के पत्ते और कीड़े मकोड़े, इसके अलावा मिट्टी भी ज़रूरत के मुताबिक खाते हैं। लेकिन जो लोग पिंजरों में रखते हैं उनके लिए घास के बीज तलाश करना बहुत मुश्किल है। इसीलिए लोग इसे बरीक पीली कंगनी, मोटी कंगनी यानी चीना, बरीक सुर्ख कंगनी और कनेरी सीड मिक्स करके खिलाते हैं। स्ट्रॉबेरी फिंच की सीड मिक्स 1 किलो बरीक कंगनी के हिसाब से तैयार करने लगा हूँ। आपने भी स्ट्रॉबेरी फिंच की फीड इसी तरह तैयार करनी है। सीड मिक्स तैयार करने के लिए पीले कलर की बरीक कंगनी 1 किलो, चीना जिसे मोटी कंगनी भी कहते हैं आधा किलो, सुर्ख बरीक कंगनी सर्दियों में आधा किलो और गर्मियों में 1 पाव इस्तेमाल करनी है। कनेरी सीड 1 पाव इस्तेमाल करें। इन चारों चीज़ों को मिक्स करके स्ट्रॉबेरी फिंच को लाजमी खिलाया करें। ये चारों चीज़ें आप अपने स्ट्रॉबेरी फिंच को हर मौसम में खिला सकते हैं। सर्दियों के मौसम में इतने दाने के अंदर 50 ग्राम सफ़ेद या काले तिल भी मिक्स करके खिला सकते हैं। बहुत ज़्यादा सर्दी के मौसम में इस दाने में 3 चम्मच रोगने बादाम मिक्स करके खिला सकते हैं। रोगने बादाम काफ़ी महंगा है। बादाम रोगन अफोर्ड नहीं कर सकते तो 50 ग्राम बादाम की गरियाँ लेकर कूट लें। जब बादाम की गरियों का इस तरह पाउडर बन जाए तो ये दाने में मिक्स कर लिया करें। इससे आपके परिंदे सर्दी से महफूज रहेंगे। ये नुस्खा इतना महंगा भी नहीं और इतना दाना फिंच के 2-3 पेड़ के लिए 1-1.5 महीने के लिए काफ़ी है। अगर आप चाहें तो सर्दियों के मौसम में इतने दाने के अंदर 4 अदर फिश ऑयल कैप्सूल भी मिक्स करके खिला सकते हैं। इसके अलावा 2 चम्मच जैतून का तेल भी इस दाने में मिक्स करके खिला सकते हैं।
जब परिंदे आज़ाद होते हैं तो ज़रूरत के मुताबिक मिट्टी और मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें खाते रहते हैं, लेकिन पिंजरों में उनकी खुराक का पूरा ख्याल रखना पड़ता है। 2 किलो मिक्स दाने में आप 3 चम्मच कैल्शियम पी सिरप और 3 चम्मच वाइल्डन एम सिरप मिक्स करके हर मौसम में खिला सकते हैं। इसके अलावा कैल्शियम वाली मिट्टी भी फिंच के लिए बहुत ज़रूरी है। कैल्शियम वाली मिट्टी बनाने की वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है, वो वीडियो देखकर आप ऐसी मिट्टी बना लें। इसके अलावा पिसा हुआ काला नमक भी केज में ज़रूर रखा करें। स्ट्रॉबेरी फिंच को अंडे के छिलके का पाउडर और कटल फिश बोन का पाउडर बनाकर ज़रूर खाया करें। चाहे तो इसी मिट्टी के अंदर अंडे के छिलके और कटल फिश बोन के पाउडर की मिकदार ज़्यादा करके खिला सकते हैं। अंडे के छिलके आप किसी बर्गर शवारमे वाली शॉप से फ्री में लेकर उनको पानी से धोकर उबाल लें, फिर धूप में रख के खुश्क करने के बाद अच्छी तरह कूट कर पाउडर बना लें। कटल फिश बोन को भी आप कूट कर पाउडर बना लें। अंडों के छिलके और कटल फिश बोन का पाउडर केज में रख दें। स्ट्रॉबेरी फिंच थोड़ा थोड़ा करके खाती रहेंगी। इस वीडियो में फिंच के लिए जो दाना, कैल्शियम, कटल फिश बोन और अंडों के छिलकों का इस्तेमाल बताया है वो आप हर किस्म की फिंच को खिला सकते हैं। ये चीज़ें आप अपने परिंदों को लाजमी खिलाया करें। इनको खाने से आपके परिंदे कभी बीमार नहीं होंगे। अंडों को अच्छी तरह उबालकर हफ्ते में 2 बार अंडा भी खिला सकते हैं। उबले हुए अंडे के छिलके भी खिला सकते हैं। चावलों को रात पानी में भिगोकर सुबह 2-3 मिनट के लिए उबालकर खिला सकते हैं। चाहे तो इसमें अंडा भी मिला सकते हैं। ग्रीन फूड में आप पुदीना, मेथी, लहसुन, सर्दियों में थोड़ी मकदार में पालक भी खिला सकते हैं। चुकंदर और गाजर को कश करके भी खिला सकते हैं। गर्मियों में कद्दू और खीरे को कश करके खिला सकते हैं। इन चीज़ों का 1 चम्मच एक फिंच के जोड़ी के लिए काफ़ी है। बिस्कुट भी आप हफ्ते में 1 बार खिला सकते हैं, लेकिन थोड़ी मकदार में, वरना लूज मोशन लग सकते हैं। इसके अलावा मेल वर्म भी फिंच बहुत शौक से खाते हैं। ऐसे कीड़े आप खुद भी गली सड़ी सब्जियों, फलों और अंडों के छिलकों को किसी बर्तन में डालकर, थोड़ा सा पानी डालकर और उसके अंदर थोड़ी सी मिट्टी डालकर कुछ दिन रखकर बना सकते हैं। स्ट्रॉबेरी फिंच जंगली परिंदा है। ये साइज में तो छोटा परिंदा है, लेकिन पिंजरा बड़ा पसंद करता है। कम से कम इसके एक पैर के लिए पिंजरे का साइज 2 बाई 2 फुट का हो, 2 पैर के लिए 3 बाई 3 फुट, और फिर जितने पैर बढ़ाते जाओ पिंजरा आधा फुट बड़ा सोच कर लो। पिंजरे में हमेशा लकड़ी की स्टिक इस्तेमाल करें। स्टिक एक से ज़्यादा लगाएं ताकि ये एक स्टिक से दूसरी स्टिक पर इधर उधर उड़कर जा सकें। प्लास्टिक वगैरह की स्टिक इस्तेमाल करने से इनके पाँव में इन्फेक्शन हो सकता है। अगर आपके पास ऐसा पिंजरा या लकड़ी का पिंजरा है तो उसके ऊपर इस तरह की शीट या प्लास्टिक कागज़ बिछा दें। यह परिंदा घास वाले इलाके में रहना पसंद करता है, इसलिए आप इसके केज में थोड़ी सी घास बखेर दें और फिर थोड़ा सा उसके ऊपर दाना छिड़क दें। स्ट्रॉबेरी फिंच से ब्रीड लेने के लिए उसे कुदरती माहौल देना पड़ता है। इसके लिए केज बड़ा हो जिसके अंदर पौधे और घास वगैरह लगी हो, लेकिन घरों के अंदर इतनी जगह का अरेंज करना बहुत मुश्किल काम है। सबसे आसान हल ये है कि आप खेतों से या किसी चारा बेचने वाली शॉप से इस तरह की लंबी लंबी घास ले लें और सख्त किस्म का धागा ले लें जिसे फिंच तोड़कर खा ना सकें। फिर धागे से घास को इस तरह लंबाई के रुख छोटे छोटे हिस्सों में बांध लें। फिर घास को केज के चारों तरफ बांध दें। घास को ज़्यादा घना करके नहीं बांधना। ज़्यादा घास लगाने से केज में रोशनी और हवा नहीं जाएगी, जिससे परिंदे बीमार हो सकते हैं। जो घास केज के ऊपर नीचे एक्स्ट्रा हो उसे कैंची वगैरह से काट कर बराबर कर लें। ये लें, स्ट्रॉबेरी फिंच के लिए बेहतरीन कुदरती माहौल वाला केज तैयार है। केज को आप ऐसी जगह रखें जहां इंसानों का आना जाना कम से कम हो। केज के पास कोई कुत्ता, बिल्ली, चूहा और छिपकली वगैरह ना हो। अच्छा माहौल और अच्छी खुराक देंगे तो ये ब्रीड जरूर करेंगे। मैंने स्ट्रॉबेरी फिंच से इस तरह बहुत बार ब्रीड ली है। स्ट्रॉबेरी फिंच अगस्त से नवंबर और मार्च से मई के महीनों में अच्छी ब्रीड करता है। गर्मियों में पिंजरा हवादार और ठंडी जगह पर रखें। ये नहाना बहुत पसंद करते हैं। इनके केज में नहाने का बर्तन भी जरूर रखें। दोपहर को या शाम को नहाने वाला पानी का बर्तन हरगिज केज में ना रखें, क्योंकि अगर ये रात को गीले हो गए तो बीमार हो सकते हैं। सर्दियों के मौसम में रात को पिंजरे को किसी बोरी या मोटे कपड़े से ढांप दें और उसके ऊपर प्लास्टिक कागज वगैरह डाल दें। दिन को बोरी या कपड़ा हटा दें और प्लास्टिक कागज रहने दें, ताकि ठंडी हवा केज में ना जाए और रोशनी और धूप इनको लगती रहे। जंगलों में स्ट्रॉबेरी फिंच घास और दरख्तों के बारीक नरम टहनियों से घोंसला बनाता है। अगर कोई दूसरा परिंदा इनके घोंसले के पास आए तो ये उन पर गुस्से से चीखते हैं और उनको दूर भगाते हैं। ये अपने घोंसले के पास किसी को आने नहीं देते, इसीलिए ये उन घरों या पिंजरों में जल्दी ब्रीड नहीं करता जहाँ घर वालों का ज़्यादा आना जाना हो। इनका घोंसला बनाने के लिए इस तरह की घास ले लें या फिर घास को 2-3 दिन धूप में रख के खुश्क कर लें। घास के साथ नारियल के छिलके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नारियल के छिलकों को कूट कर नरम कर लें, फिर हाथ से इस तरह तिनका तिनका कर लें और फिर पानी में अच्छी तरह धोकर धूप में रख के खुश्क कर लें। आप बाज़ार से भी इस तरह का नेस्टिंग मटेरियल खरीद कर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास लकड़ी का बॉक्स है तो उसका ढक्कन खोलकर इस तरह केज में रखें, या फिर इस तरह का बॉक्स ले लें। इसके अंदर कोपिक्स पाउडर का छिड़काव कर लें। कोपिक्स पाउडर ज़्यादा ना छिड़के, वरना फिंच खाकर बीमार हो सकती हैं। फिर इस तरह थोड़ी सी घास इसके अंदर रख दें या फिर नारियल के छिलके इस तरह रख दें। जंगलों में स्ट्रॉबेरी फिंच घोंसला बनाने के लिए दूसरे परिंदों के गिरे हुए परों का भी इस्तेमाल करते हैं। अगर आप चाहें तो किसी कबूतर वाले से थोड़े से कबूतर के पर
या फिर किसी मुर्गी के पर लेकर नेस्ट में घास के ऊपर रख सकते हैं। अगर आपके पास मटकी है तो मटकी का सुराख बड़ा कर लें। छोटे सुराख में स्ट्रॉबेरी फिंच जाते हुए डरती है। कुछ घास केज के अंदर रख दें ताकि नर अपनी मर्जी से मादा के लिए घोंसले की सेटिंग कर सके। ये जल्दी ब्रीड नहीं करते, पहले केज में सेट होते हैं और जहाँ केज रखा है उस जगह से जब मानूस हो जाते हैं तब ब्रीड करते हैं और ज्यादातर बरसात के महीनों में ब्रीड शुरू करते हैं। स्ट्रॉबेरी फिंच जंगली परिंदा है। ये इंसानी आबादी वाले इलाकों में रहना पसंद नहीं करता। जंगलों और दरख्तों की कटाई ज्यादा होने की वजह से अब ये अक्सर इंसानी आबादी वाले इलाकों में नजर आते हैं। अगर आपने इनको पिंजरों में रखना है तो इनको प्राइवेसी देना पड़ती है, वरना ये डरे रहते हैं, दाना पानी भी नहीं खाते और कमजोर होकर मर जाते हैं। अगर आप इनके लिए तन्हाई का इंतजाम नहीं कर सकते तो केज के इर्द गिर्द गमलों वाले पौधे रख दें और फिर पौधों समेत केज के इर्द गिर्द ग्रीन शीट या बारीक कपड़ा लपेट दें। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो कोशिश करें पिंजरा ऐसे कमरे में रखें जहां खिड़की हो और उस खिड़की के बाहर कोई दरख्त या पौधे वगैरह लगे हों। ये दरख्तों और पौधों को देखकर खुश रहता है। पिंजरे के अंदर आर्टिफिशियल खिलौने वगैरह ना रखें। अगर आप पौधों और दरख्तों वाला माहौल नहीं दे सकते तो पिंजरे के अंदर छोटी छोटी झाड़ी नुमा लकड़ियां रख दें। थोड़ी सी घास और नारियल के छिलकों के रेशे रख दें। घास और झाड़ियों के साथ ये खेलते हैं और जहनी तौर पर भी खुश रहते हैं। ये बहुत कम गंदगी करते हैं, इसलिए अब घास और झाड़ियाँ 20 दिन बाद या महीने बाद भी तब्दील कर दें तो कोई मसला नहीं। स्ट्रॉबेरी फिंच के नाखून बहुत जल्द बढ़ते हैं। महीने में एक बार उनके नाखून जरूर तराशा करें। नाखून किसी बंद कमरे या पिंजरे के अंदर तराशें। ये बहुत फुर्तीला परिंदा है, हाथ से फिसल कर उड़ सकता है। पानी हमेशा साफ और ताज़ा दिया करें और जाना तब्दील किया करें। कुछ लोग तो इस परिंदे को इसकी सुरीली आवाज़ और खूबसूरत रंग की वजह से रखते हैं और इनसे ब्रीड लेते ही नहीं। इस तरह तो इसकी नस्ल नापैद हो जाएगी। अगर ब्रीड नहीं लेना तो बेहतर है आप इसे जंगलों में छोड़ आएं ताकि ये अपनी नस्ल बढ़ा सकें। कुछ लोग सिर्फ नर खरीद लेते हैं जो कि बिल्कुल गलत है। अगर आपने इनसे ब्रीड नहीं भी लेनी फिर भी इनको जोड़ों में खरीदें। नर हमेशा जोड़ों में रहना पसंद करते हैं और हमेशा खुश रहते हैं। फिंच हो या कोई भी परिंदा हो हमेशा जोड़ों में रखें। मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो सिर्फ नर तोते या नर परिंदे रख लेते हैं। सारी जिंदगी नर एक छोटे से केज में तनहा जिंदगी गुजार देता है। पहली बात, किसी भी परिंदे को कैद रखना गुनाह है। अगर आपने कैद कर ही लिया है तो उसकी खुराक और उसके माहौल का ख्याल रखना आपका फर्ज बनता है। नर हो या मादा, उसके लिए जीवन साथी का इंतजाम जरूर करें। कोशिश करें परिंदों से ब्रीड लेकर उनकी नस्ल बढ़ाएं। ऐसा ना हो कि ये खूबसूरत परिंदे इस दुनिया से नापैद हो जाएं और हमारी आने वाली नस्लें इनको देख भी ना सकें। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से काफ़ी मालूमात मिली होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल का बटन ऑल कर दें। सोसाइटी फिंच यानी बंगलाइज फिंच के बारे में मुकम्मल तफसील से बताया गया है। सोसाइटी फिंच जंगलों में या आबादियों में फितरी तौर पर नहीं पाया जाता। माहिरीन इसे सफ़ेद दुम वाली मोनिया, जिसे स्ट्राइड फिंच भी कहते हैं, उसकी क्रॉस ब्रीडिंग के नतीजे में वजूद आने वाली फिंच कहते हैं। बुनियादी तौर पर इसे जापान और वस्ती एशिया के आबी ज़राई इलाकों में देखा गया। इसकी मकबूलियत में उस वक्त इजाफा हुआ जब इसे 1860 में यूरोप के चिड़ियाघरों में मुतारफ कराया गया। इसकी सुरीली आवाज़ और खूबसूरत रंग की वजह से लोग इसे बहुत पसंद करने लगे और ये एक तजारती परिंदा बन गया। सोसाइटी फिंच 7 से 8 महीने की उम्र में अडल्ट होकर ब्रीड शुरू करते हैं। इनकी ब्रीड बहुत फास्ट होती है। एक क्लच में अंडे देने की एवरेज 4 से 6 तक होती है। 12 से 15 दिन बाद अंडों से बच्चे निकल आते हैं। 30 से 35 दिन बाद बच्चे बड़े होकर घोंसले से बाहर आ जाते हैं। घोंसले से निकलने के बाद बच्चों को कम से कम 10 से 15 दिन तक उनके वालिदैन के साथ रहने दें। जब खुद खाना पीना शुरू कर दें तो अलग कर दें। सोसाइटी फिंच मुख्तलिफ रंगों में पाई जाती हैं, जिनमें कॉमन बंगलाइज, कॉमन पाइड, मार्केट पाइड, चॉकलेट, फोन, चस्टनिक, डिल्यूट, पेयरलेस, पर्ल, क्रस्टड, अल्बाइनो, क्लियर विंग, रेड और मोका शामिल हैं। सोसाइटी फिंच के लिए सबसे बेहतरीन इस तरह की घास है। ये आपको परिंदा मार्केट से 150-200 रुपए किलो के हिसाब से मिलेगी। 1 किलो नेस्टिंग मटेरियल सोसाइटी फिंच के 20-25 पेड़ के लिए काफी है। इसको आप 7-8 इंच तक लंबा काट कर इस्तेमाल करें। इसके अलावा आप नारियल के छिलकों को भी नेस्टिंग के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। नारियल के छिलकों को कोट कर नरम करके इस तरह तिनका तिनका कर लें और फिर सरफ वाले पानी से अच्छी तरह धो लें। फिर नीम के दरख्त के पत्तों को पानी में उबालकर पानी छान लें और उस पानी में नारियल के छिलकों को डिप करके खुश्क कर लें। नीम वाले पानी में डिप करने से नारियल के छिलकों पर कीड़े मकोड़े नहीं आते। इसके अलावा किसी खेत वगैरह से इस तरह की घास लेकर उसे खुश्क करके वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सोसाइटी फिंच मटकी में भी अच्छी ब्रीड करते हैं, लेकिन बॉक्स इस्तेमाल करें तो ज्यादा बेहतर है। गोल सराह वाले बॉक्स से बेहतर है आप इस तरह के कटे हुए सराह वाला बॉक्स इस्तेमाल करें। बॉक्स में थोड़ा सा कोपिक्स पाउडर डालकर थोड़ा सा घास लंबाई के रुख और थोड़ा सा चौड़ाई के रुख रख दें और नेस्टिंग को इस तरह घोंसले की शक्ल दे दें। थोड़ा सा नेस्टिंग मटेरियल केज के अंदर रख दें ताकि बंगलाइज अपनी मर्जी से घोंसले की सेटिंग कर सकें। ब्रीडिंग के बाद अगर नेस्टिंग गंदी हो जाए तो नेस्टिंग को सरफ वाले पानी से अच्छी तरह धोकर नीम वाले पानी में डिप करके निकाल लें। फिर धूप में रख के नेस्टिंग खुश्क करके दोबारा इस्तेमाल कर लें।
सोसाइटी फिंच के एक पेड़ के लिए केज का साइज कम से कम 1.5 बाई 1.5 फुट का हो, 1.5 बाई 2 फुट का हो तो ज्यादा बेहतर है। स्टिक हमेशा लकड़ी की इस्तेमाल करें। स्टिक की मोटाई उंगली से ज्यादा ना हो। एक स्टिक बॉक्स के करीब लगाएं और एक थोड़ा नीचे करके लगाएं। कोशिश करें स्टिक दाने पानी के बर्तन के ऊपर ना हो, वरना इनकी बीठें दाने या पानी में गिरेंगी, जिनको खाने से ये बीमार हो सकती हैं। पानी का बर्तन ऐसा हो जिसमें सोसाइटी फिंच पानी पी भी सकें और आसानी से नहा भी सकें। बर्तन की गहराई इतनी हो कि इनके बच्चे पानी में डूबकर एक्सपायर ना हो। केज की और खासकर केज की ट्रे की सफाई हफ्ते में एक बार जरूर किया करें। सोसाइटी फिंच में मेल और फीमेल की पहचान उस वक्त होती है जब इनकी उम्र 3 से 4 माह से ज्यादा हो। बहुत से लोगों की कोशिश होती है सोसाइटी फिंच के ऐसे बच्चे खरीदें जो मेल फीमेल कंफर्म हो। मेरा मशवरा है कि अगर आपने सोसाइटी फिंच यानी बंगलाइज फिंच रखना है तो 2, 3 या 4 माह के जितने बच्चे आप अफोर्ड कर सकते हैं वो ले लें और 3 बाई 3 या 3 बाई 4 फुट की कॉलोनियां बनाकर 10 से 15 पीस उसमें छोड़ दें। मेल या फीमेल की टेंशन ना लें। जब इनकी उम्र 5 या 6 माह से ज्यादा हो तो एक केज में 5 या 6 पीस छोड़ दें। जो इस तरह से नीचे से पर फैलाकर गर्दन उठाकर सिंगिंग करेगा यानी गाना गाएगा वो मेल होगा। इसको रिंग पहनाकर या कोई निशानी लगाकर अलग कर दें ताकि आपको कंफर्म हो कि ये मेल है। या फिर किसी केज में अडल्ट बंगलाइज के 2 पीस छोड़ दें। 2-3 दिन बाद उसी केज में एक और अडल्ट पीस छोड़कर 5-10 मिनट तक उनको दूर से देखें। अगर पहले से मौजूद दोनों पीस में से कोई मेल हुआ तो गाना गाकर उसको अपनी तरफ रागब करने की कोशिश करेगा। जो सिंगिंग ना करे वो फीमेल होगी। अगर मेल ज्यादा निकल आए या फीमेल ज्यादा हो तो उनको आप फोस्टर पेयर के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी दूसरे तरीके में फिंच को पकड़कर उसकी दुम चेक करना, आंख और सर की मोटाई चेक करना, ये सब अंदाजे और तुक्के हैं। आप टाइम जाया करेंगे। सोसाइटी फिंच के लिए दाना वही है जो आप ज़ेब्रा फिंच या दूसरी किस्म की फिंच को खिलाते हैं। फिंच के लिए दाना अलग अलग खरीद कर खुद तैयार करें तो ज्यादा बेहतर है। मैं यह सीड मिक्स 3 किलो दाने के हिसाब से तैयार करने लगा हूं। अगर आप सीड मिक्स 1.5 किलो तैयार करें तो चीजों की मिकदार आधी कर दें। अगर 6 किलो तैयार करनी है तो चीजों की मिकदार डबल कर दें। 3 किलो सीड मिक्स तैयार करने के लिए आपको चाहिए 1.5 किलो चीना, 1 किलो पीली बरीक कंगनी, 1 पाव लाल बरीक कंगनी, 1 पाव कनेरी सीड। ये चारों चीजें बंगलाइज फिंच को हर मौसम में खिला सकते हैं। इसके अलावा गर्मियों के मौसम में 50 ग्राम खसकास भी इसमें शामिल कर सकते हैं। सर्दियों के मौसम में आप इसमें 50 ग्राम सफेद या काले तिल भी शामिल कर सकते हैं। बेंगलाइज यानी सोसाइटी फिंच के लिए कैल्शियम तैयार करने का सस्ता तरीका यह है कि आप बाजार से कैल्शियम ब्लॉक लेकर उसे कूटकर बारीक पाउडर बना लें और कटल फिश बॉन यानी समुद्री झाग का पाउडर बनाकर इसमें मिक्स कर दें। इसके अलावा किसी बर्गर शवारमे वाली शॉप से अंडों के छिलके लेकर पानी में उबालकर साफ करके खुश्क कर लें और कूटकर पाउडर बना लें। थोड़ा सा पिसा हुआ काला नमक भी इसमें शामिल कर दें। इसके अलावा मोरिंगा, सौंफ, कलवंजी, काली मिर्च, मेथी और सुंड वाला पाउडर भी इसमें शामिल कर दें। ये पाउडर और कैल्शियम ब्लॉक घर में तैयार करने की वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है, वो देखकर मिट्टी तैयार कर लें और इन तमाम चीजों को किसी छोटे बर्तन में डालकर केज में रख दें। इसके अलावा आप समुद्री झींगे का पाउडर बनाकर सोसाइटी फिंच को खिला सकते हैं और मेल वर्म भी खिला सकते हैं। बेंगलाइज फिंच के लिए एग फूड, सॉर्ट फूड और ग्रीन फूड बहुत जरूरी है। एग फूड बनाने के लिए अंडे को अच्छी तरह उबाल लें और इस तरह कश कर लें। खाली अंडा भी खिला सकते हैं और इसमें रस का बारीक चूरा करके इन दोनों चीजों को मिक्स करके भी खिला सकते हैं। इसके अलावा चुकंदर या गाजर को कश करके भी इसमें शामिल कर सकते हैं। सलाद के पत्ते या बंद गोभी वगैरह को बिल्कुल बारीक काट कर डाल सकते हैं। बेहतर तो यही है आप समुद्री झाग और अंडा को छिलके और दूसरे कैल्शियम को अलग से खिलाएं। अगर अलग से नहीं खिला सकते तो एग फूड पर थोड़ा सा छिड़कर भी खिला सकते हैं। एक पेड़ के लिए एग फूड का 1 चम्मच काफी है। गर्मियों के मौसम में 1 दिन के वक्फे से और सर्दियों के मौसम में रोजाना ये एग फूड अपने बंगलाइज फिंच को खिलाया करें। ग्रीन फूड में आप पुदीना के पत्ते, मेथी के पत्ते, लहसुन के पत्ते, पालक के पत्ते, सलाद के पत्ते और बंद गोभी के पत्ते, गर्मियों में धनिया के पत्ते भी खिला सकते हैं। इसके अलावा घिया तोरी, गाजर, चुकंदर, कद्दू, टिंडे वगैरह भी कश करके खिला सकते हैं। पत्तों को बारीक काट लें। गाजर या चुकंदर या कद्दू वगैरह को कश कर लें। 2-3 सब्जियां मिक्स करके भी खिला सकते हैं और अलग अलग भी खिला सकते हैं। ग्रीन फूड के अलावा आप मूंग की दाल या फिर मूंग की दाल का स्प्राउट बनाकर भी खिला सकते हैं या फिर मुख्तलिफ किस्म की दालों को 12 घंटे के लिए भिगोकर रख दें और थोड़ा सा मैश करके सोसाइटी फिंच को खिला दिया करें। सोसाइटी फिंच के पेड़ को अलग अलग रख के ब्रीड लेना चाहिए। अगर इनको ज़ेब्रा फिंच की तरह कॉलोनी बनाकर रखें और ब्रीड लेने के लिए मटकियां या बॉक्स लगाकर दें तो ये नेस्टिंग तो तमाम बॉक्स में करेंगी, लेकिन एक ही बॉक्स में बहुत सी मादियां इकट्ठे अंडे दे देंगी। खासकर रात के वक्त तमाम सोसाइटी फिंच एक ही बॉक्स में 10-12 इकट्ठी घुसकर सोने की कोशिश करती हैं, जिसकी वजह से अंडे ठीक से हैच नहीं होते या अंडे खराब हो जाते हैं। अगर आपने सोसाइटी फिंच यानी बंगलाइज से अच्छी ब्रीड लेना है तो एक मेल के साथ 2 फीमेल लगाकर 1 क्लच में ज्यादा बच्चे हासिल कर सकते हैं। सोसाइटी फिंच के 7 से 8 महीने से कम और बच्चों से ब्रीड ना लें और कोशिश करें छोटे
बच्चों को बड़ी उम्र के बच्चों के साथ एक केज में ना छोड़ें। ऐसा करने से नर छोटी उम्र की फीमेल को क्रॉस कर लेते हैं। कम उम्र में ब्रीड करने की वजह से फीमेल एग बाइंडिंग का शिकार होकर एक्सपायर हो सकती है, या फिर फीमेल छोटी उम्र के नर के साथ जोड़ा बनाकर अंडे अनफर्टाइल देना शुरू कर देती है। इसलिए जब आप इनको कॉलोनी में रखें तो तमाम फिंच की उम्र एक जितनी हो, और जब ब्रीड लेना शुरू करें तो इनकी उम्र कम से कम 8 माह से ज्यादा हो। ज्यादातर लोग सोसाइटी फिंच को महंगी नस्ल की फिंचेस मसलन गोल्डियन फिंच, स्टार फिंच, ऑयल फिंच, डायमंड फिंच और इसके अलावा लॉन्ग टेल फिंच के अंडे हैच करवाकर बच्चे पलवाने के लिए रखते हैं। देखने में आया है कि बंगलाइज यानी सोसाइटी फिंच के 2 अडल्ट मेल अंडों को हैच करके बच्चों को बेहतर तरीके से पालते हैं। अगर आप मेल और फीमेल के जोड़े के नीचे अंडों को हैच करवाएंगे तो जोड़ा अपने अंडे भी देगा और जो आपने अंडे फोस्टर किए होंगे वो भी इनके नीचे होंगे। आपको पता नहीं चलेगा कौन सा अंडा फोस्टर किया हुआ है और कौन सा इनका अपना है। इसलिए अंडे फोस्टर करने से पहले अंडों पर निशानियां लगाकर रखें। अगर 2 फीमेल से अंडे फोस्टर करवाना है तो दोनों फीमेल आपस में क्रॉस होकर अंडे अनफर्टाइल देना शुरू कर देती हैं, और आपने दूसरी फिंच के अंडे भी फोस्टर किए होंगे। इसलिए खराब अंडे जाया कर दें और जो दूसरी फिंच के अंडे हैच करवाने हैं उन पर निशानियां लगाकर रख दें। कुछ लोग 2 फीमेल के साथ एक नर लगाकर या एक नर के साथ 2 फीमेल लगाकर 7-8 अंडे हैच करवाकर बच्चे पलवाते हैं। ये डिपेंड करता है आपने एक क्लच में कितने अंडे फोस्टर करके बच्चे पलवाना है। अंडे फोस्टर करते वक्त आपने ऐसे ही किसी पेड़ के अंडे उठाकर इनके नीचे नहीं रखने। हो सकता है सोसाइटी फिंच अंडे हैच ही ना करें या अंडे खराब हो जाएं। जिन पेड़ से अंडे फोस्टर करवाने हैं उनकी उम्र 8 माह से ज्यादा हो। अगर आपने पहली दफा किसी पेड़ से अंडे फोस्टर करवाने हैं तो पहले इनके नीचे कोई डम्मी एग रखें या किसी पेड़ के खराब अंडे इनके नीचे रखें। जब आप देखें सोसाइटी फिंच अंडों पर बैठ रहे हैं, अंडों को सेकने लग पड़े हैं, तब आप खराब अंडे उठाकर जो अंडे हैच करवाने हैं वो इनके नीचे रख दिया करें। दूसरी नस्ल की फिंचों की निस्बत सोसाइटी फिंच कम बीमार होती हैं। सोसाइटी फिंच सर्दियों में ठंडी हवा लगने या सर्दियों में शाम के वक्त नहाने की वजह से सारी रात गीले रहते हैं और सर्दी लगने की वजह से एक्सपायर हो जाते हैं। सर्दियों में इनको नजला, जुकाम और सांस की बीमारी लग सकती है। आपको चाहिए सर्दियों में रात को केज से पानी निकाल दें और सुबह ताजा पानी केज में रख दिया करें, और रात को शेड या केज को मोटे कपड़े या प्लास्टिक कागज से ढांप कर रखें। हो सके तो सर्दियों के मौसम में शेड के अंदर बिजली या गैस का हीटर लगाकर टेम्परेचर कंट्रोल करें। गैस का हीटर अपनी निगरानी में लगाएं। अगर गैस लीक होकर शेड में फैल गई तो तमाम परिंदे एक्सपायर हो सकते हैं। सर्दियों के मौसम में हफ्ते में 2 दिन जोशांदे वाला पानी बनाकर उस पानी का 1 चम्मच इनके पानी में मिक्स करके दिया करें, या फिर मेरे चैनल पर परिंदों के लिए गर्म पानी तैयार करने की वीडियो मौजूद है, वो वीडियो देखकर पानी तैयार कर लें और सर्दियों के मौसम में अपने परिंदों को पिलाया करें। गर्मियों के मौसम में इलेक्ट्रोलाइट या ORS या नमकोल वाला पानी पिलाया करें। गर्मियों के मौसम में शेड के एक तरफ एयर कूलर लगाएं और दूसरी तरफ कोई खिड़की या एग्जॉस्ट फैन हो जिससे हवा बाहर चली जाए। कोशिश करें एयर कूलर की ठंडी हवा डायरेक्ट फिंच को ना पड़े। बारिशों के मौसम में एयर कूलर का सिर्फ पंखा चलाया करें और पानी वाली मोटर बंद करके रखा करें ताकि हवा में नमी का तनासब ज्यादा ना हो। हवा में नमी का तनासब कम या ज्यादा होने की वजह से अंडों के अंदर बच्चे डेड इन शेल होने का खतरा होता है। केज ऐसी जगह हो जहां घर वालों का आना जाना कम से कम हो। कोई कुत्ता, बिल्ली, चूहा, छिपकली इनको तंग ना करे। केज के पायों पर और शेड की दीवारों के साथ कोपेक्स पाउडर का छिड़काव किया करें ताकि कीड़े मकोड़े इनकी मटकी या बॉक्स पर हमला ना करें। अगर पेड़ अंडे अनफर्टाइल दे रहा है तो इतने साइज का प्याज लेकर उसको कूट कर रात पानी में भिगोकर रख दें। सुबह वो पानी अपने बर्ड को पिलाया करें। इसके अलावा स्पार्क भी हफ्ते में 2 दिन के वक्फे से जरूर इस्तेमाल कराया करें। सोसाइटी फिंच को एक दिन कैल्शियम पी सिरप, एक दिन छोड़कर अगले दिन वाइल्डन एम सिरप, फिर एक दिन के वक्फे से लैसोविड सिरप आधे लीटर पानी में आधा चम्मच या इतने पानी में 2 कतरे मिक्स करके पिलाया करें। ये सिरप आपको तकरीबन हर मेडिकल स्टोर से आसानी से मिल जाते हैं। पानी साफ और ताजा दिया करें। कोशिश करें दिन में 2 बार पानी तब्दील किया करें। दाना साफ सुथरा हो और केज की सफाई भी हफ्ते में 2 बार जरूर किया करें। सोसाइटी फिंच अडल्ट होने से पहले या फिर मौसम की तब्दीली होने पर मोल्टिंग पर आ जाते हैं, यानी अपने पर और धुम झाड़ने लगते हैं। उस वक्त विटामिन और खुराक का खास ख्याल रखा करें। इनके पर 1-2 हफ्ते बाद वापस आ जाते हैं। इनके जिस्मों पर रेड माइट्स पड़ जाते हैं जिनकी वजह से ये अपने परों पर खारिश करते रहते हैं, खाना पीना कम कर देते हैं और कमजोर होकर बीमार हो जाते हैं। रेड माइट्स के खात्मे के लिए केज की सफाई रखा करें और अगली ब्रीड लेने से पहले नेस्टिंग तब्दील कर दिया करें और परिंदों को पकड़कर मुंह और आंखें बचाकर कोपेक्स पाउडर को इनके परों के नीचे लगा दिया करें। सेहतमंद सोसाइटी फिंच की निशानी ये है कि उसके पर ढलके हुए नहीं होने चाहिए, पर चमकदार और खूबसूरत होने चाहिए। आंखों या नथनों में से किसी किस्म का पानी या मवाद खारिज नहीं होना चाहिए। सांस लेने में दुश्वारी ना हो, चुकन्ना और होशियार होना चाहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल का बटन ऑल कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।